In this video, I am going to explain the chapter The Mughals 16th to 17th century. लेसन को आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप इस लेसन के हर क्वेश्चन का आंसर समझ भी पाएंगे और दे भी पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. रूलिंग ए लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ी टेरिटरी थी, बहुत बड़ा एरिया था और जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, इतनी ज़्यादा कल्चर थी. तो ऐसे बड़े एरिया को कंट्रोल करना, रूल करना सचमुच ही बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था. इसके बाद जब मुगल्स आए उन्होंने अपना एक अम्पायर बनाया और 16th सेंचुरी के लेटर हाफ से यानी कि 1550 के बाद उन्होंने अपने किंगडम को बढ़ाया, एक्सपेंड किया आगरा से और दिल्ली तक. 17th सेंचुरी में वो लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर चुके थे. उन्होंने इसके लिए एक अच्छी गुड गवर्नेंस दी, अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेशन का यानी कि शासन का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जिससे कि उनका रूल इतना स्टेबल हो पाया. टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स. आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेशन को संबोधित करते हैं इंडिपेंडेंस डे पर यानी कि 15 अगस्त को रेड फोर्ट की चारदीवारी से दिल्ली में, जो कि मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस था. ये आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट. हु वर द मुगल्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि मुगल्स कौन थे. मुगल, ये ध्यान से देखने की बात है, क्वेश्चन का आंसर भी है, इट इज़ इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये. मुगल डिसेंडेंट थे. डिसेंडेंट्स का मतलब होता है अग्रज, आने वाली पीढ़ियाँ. टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स, वो दो बड़े वंशों से जुड़े हुए थे. अपनी मदर की साइड से वो डिसेंडेंट थे चंगेज़ खान के, जिसकी डेथ 1227 में हो गई थी. जो कि मंगोल रूलर था, जो चाइना के कुछ पार्ट पर और सेंट्रल एशिया पर रूल कर रहा था. ये तो मदर की साइड से था. मदर की साइड से चंगेज़ खान, जिसका रूल चाइना और सेंट्रल एशिया में था. अपने फादर की साइड से वो सक्सेसर थे तैमूर के, जिसकी डेथ हुई है 1404 में, जो कि ईरान, इराक और आज जिसे हम टर्की कहते हैं, इस्तांबुल, उसका रूलर था. मुगल्स को मुगल और मंगोल कहने वाला बिल्कुल पसंद नहीं था. ये रीज़न है. चंगेज़ खान की मेमोरी अभी तक उनके दिमाग में जुड़ी हुई थी. क्यों? क्योंकि मास्कर का मतलब होता है नरसंहार, क्योंकि असंख्य लोगों के नरसंहार से चंगेज़ खान का नाम जुड़ा हुआ था. वो बहुत ही क्रूर था. और इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक. उज्बेक से भी उसका नाम जुड़ी हुई बात थी ये, जो कि मंगोल कॉम्पिटिटर से. ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमुराइट एंसेस्ट्री. लेकिन वो तिमूर से बड़े गर्व अनुभव करते थे. नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके एंसेस्टर ने 1398 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, ऐसा नहीं था. दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली. उन्होंने सेलिब्रेट किया जो उनकी जीनियोलॉजी है पिक्चर बनाकर. ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ. हर जितने भी रूलर आए हैं मुगल रूलर्स, उन्होंने तिमूर की और अपनी पिक्चर बनवाई है. यहाँ पर दो पिक्चर दी हुई हैं. ये मुगल आर्मी की पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें एलिफेंट भी हैं, हॉर्समैन भी है, कैवलरी भी है. और यहाँ पर ये एक पिक्चर और दिखाई गई है. इसमें ये कैनन्स वर एन इम्पोर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वारफेयर. कैनन्स का मतलब तोप होता है. बाबर यूज दैम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था,
इसमें उन्होंने कैनन यूज़ करी थी, ये है कैनन, और इसी की वजह से इब्राहिम लोदी हार गए थे, क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं था। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मुगलों ने कौन से सैनिक अभियान चलाए? बाबर, जो कि फर्स्ट मुगल एम्परर थे, जिनका रूल रहा है 1526 से 1530 तक, वो फरगाना के सिंहासन पर बैठे 1494 में, जब वो केवल 12 ईयर्स के थे। लेकिन उन्हें ये एंसेस्ट्रल जो थ्रोन था, सिंहासन था, छोड़ना पड़ा दूसरे मुगल ग्रुप जो उज्बेक थे उनके आक्रमण की वजह से। इन्वेजन का मतलब है अटैक की वजह से, आक्रमण की वजह से। वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे। ही सीज काबुल इन 1504 में उन्होंने काबुल को फिर दोबारा से हत्या लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान जो कि इब्राहिम लोदी थे उसको पानीपत के, जिसे बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, उसमें हरा दिया और दिल्ली और आगरा दोनों पर अपना कब्जा हासिल कर लिया। यहाँ पर ये मिलिट्री कैंपेन्स हैं अकबर और औरंगजेब ने जो चलाए थे, जो भी डोटेड पार्ट्स हैं उनके द्वारा चलाए गए पार्ट्स हैं। जैसे काबुल, काबुल तो अब इंडिया में नहीं है, कंधार, लेकिन इंडिया में श्रीनगर है, लाहौर नहीं है, और पानीपत है, दिल्ली है, अम्बेर है जिसे आज जयपुर कहते हैं, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, चित्तौड़, रणथंबोर और इलाहाबाद, पटना। ये आपको क्वेश्चन के आंसर में लिखने भी होंगे। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है गद्दी पर बैठना। तो गद्दी पर बैठने की क्या परंपरा थी उनके यहाँ, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसमें आपको दो नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उनको ध्यान से सुनिए और समझिए। मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर के रूल में विश्वास नहीं करते थे। अब आपको आएगा कि ये टर्म प्राइमोजेनिचर है क्या। वेयर द एल्डर सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट, सिंपल सी बात है, जब सबसे बड़े बेटे को जायदाद मिले तो वो प्राइमोजेनिचर सिस्टम कहा जाता है। ये वो इसमें विश्वास नहीं करते थे। इंस्टेड इसके बजाय दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुराइड कस्टम ऑफ, अब इसको ध्यान से देखिए, कोपार सीनरी, कोपार सीनरी, पहले कोपार पढ़िए फिर सीनरी पढ़िए, कोपार सीनरी इनहेरिटेंस। अब ये कोपार सीनरी क्या होता है? ए डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स, जहाँ जो भी उत्तराधिकारी को मिलने वाली प्रॉपर्टी है वो एक को नहीं सारे बेटों को बराबर मिलती है, उसे कहते हैं कोपार सीनरी। और प्राइमोजेनिचर कहा जाता है जब सब केवल सबसे बड़े बेटे को मिले, औरों को नहीं। तो ये इसमें प्राइमोजेनिचर में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि कोपार सीनरी इनहेरिटेंस में विश्वास करते थे, सबको बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी। मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, मुगलों के दूसरे रूलर से कैसे संबंध थे? मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स, वो हमेशा लगातार रूलर्स के अगेंस्ट अभियान चलाते ही रहते थे। जो उनकी अथॉरिटी को, अथॉरिटी का मतलब याद रखिए पावर, जो उनके पावर को स्वीकार नहीं करते थे, और इस प्रकार से मुगल पावरफुल हो गए। जब वो पावरफुल हो गए तो और भी ज़्यादा दूसरे रूलर्स उनमें आकर ज्वाइन हो गए। राजपूत इसका गुड एग्जाम्पल है। बहुत सारों ने, मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर, अपनी बेटियों की शादी करी मुगल फैमिलीज़ में, एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, और बड़ी बड़ी पोजीशन उनको मिली। लेकिन कुछ ने इसका विरोध किया। रजिस्टर्ड का मतलब है विरोध करना। यहाँ पर लिखा हुआ है द मदर ऑफ जहांगीर वॉज ए कछवाहा प्रिंसेस, जो जहांगीर की मदर थी वो कछवा प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर, जो कि आज जयपुर है। द मदर ऑफ शाहजहां थी एक राठौर प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जो कि मारवाड़ राजपूत रूलर की बेटी थी। मारवाड़ आज का जोधपुर है। अब सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के, उन्होंने मुगल अथॉरिटी को, मुगल पावर को बहुत लंबे समय तक स्वीकार करने से मना कर दिया। एक बार लेकिन जब वो हार गए, दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स,
मुगलों ने उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया। गिवन देयर लैंड्स, उनका लैंड उन्हें वापस दे दी और वतन जागीर दी उनको। तो इस प्रकार से उन्होंने हराया तो सही, लेकिन उन्हें बेइज्जती नहीं करी। इससे एक परफेक्ट बैलेंस उन्होंने मेंटेन किया। अब है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। जैसे जैसे अंपायर में और ज़्यादा रीजन जुड़ते चले गए, मुगल्स ने बहुत सारे लोगों की डाइवर्स बॉडीज़ को भर्ती करी। उन्होंने मतलब उनमें अपने अपने उन्हें नौकरी दी, जिसमें कि टर्किश नोबल्स सेंटर में थे, और इसमें साथ साथ उन्होंने ईरानियन, इंडियन मुस्लिम, अफगान्स, राजपूत, मराठा दूसरे ग्रुपों को भी शामिल किया। दोज हू जॉइंड मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एंड मनसबदार। जो इस ग्रुप में शामिल हुए उन्हें मनसबदार कहा गया। अब ये मनसबदार क्या होता है? ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया वर्ड है जो कि एक मनसब रखे। मनसब से मतलब उसकी एक पोजीशन या रैंक हो। ये ग्रेडिंग सिस्टम था, यानी कि पहले छोटे मनसब, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? एक तो रैंक, सैलरी और मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात। ज़ात एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, उससे डिसाइड होती थी कितनी सैलरी, कौन सी रैंक मिलेगी। जितनी ज़्यादा ज़ात हायर होती उतना ही उसकी पोजीशन हाई होती थी, और पोजीशन में उसकी मतलब सैलरी ज़्यादा होती थी, पोजीशन भी ज़्यादा होती थी। जो मनसबदार की मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनमें ये था कि उन्हें एक निश्चित स्पेसिफाइड नंबर और सवार, घुड़सवार और कैवलरी मैन रखने थे। मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। उन्हें अपने कैवलरी मैन यानी कि घुड़सवार दिखाने होते थे, उन्हें रजिस्टर में अंकित करवाना पड़ता था। हॉर्सेस ब्रांडेड, हॉर्स के ऊपर एक निशान मार्क लगाया जाता था जिसे ब्रांडिंग कहते थे। एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, और फिर उन्हें पैसा मिलता था सैलरी के रूप में पे करने के लिए। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रिवेन्यू असाइनमेंट कॉल जागीर। अब सैलरी कैसे मिलती थी? उन्हें जागीर मिलती थी, रिवेन्यू के वो उस एरिए से रिवेन्यू, या रिवेन्यू आप जानते हैं टैक्स को कहते हैं, टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इक्त जैसे था। लेकिन इसमें मुक्ति जैसे ये बात नहीं थी कि जो मनसबदार थे वे मुक्ति को वहीं रहना होता था, लेकिन इन्हें अपने एरिया, अपनी जागीर में रहने की जरूरत नहीं थी। ये अपने कुछ जो ऑफिसर होते थे, सर्वेंट्स होते थे, उनको वहाँ अपॉइंट रखते थे। वो मनसबदार की बिहाफ पर वहाँ से रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे। नोबल्स विद ए जात ऑफ 5000, जिनकी जात 5000 की होती थी, ऐसे नोबल्स वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। 1000 से ज़्यादा उनकी रैंक होती थी। इन अकबर्स रेन, अकबर के रेन में देर वर 29 मनसबदार विद द रैंक ऑफ 5000 जात। 5000 जात वाले 29 मनसबदार थे। बाय औरंगजेब्स रेन द नंबर ऑफ मनसबदार हैड इंक्रीज टू 79। लेकिन औरंगजेब के समय में ज़्यादा और ज़्यादा मनसबदार बन गए, 79 बन गए। तो इसका मतलब क्या था? मतलब एरिया कम होगा और उनको कम रिवेन्यू मिलेगा, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। इन अकबर्स रेन दी जागीर्स वर केयरफुली एसेस्ड। इन जो भी जागीर थी उनका सही से मूल्यांकन किया गया, सो दैट द रिवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, ताकि जितनी सैलरी जो रूलर है, एम्परर है, बादशाह दे रहे हैं मनसबदार को, उतना रिवेन्यू इकट्ठा होकर वापस आ जाए। लेकिन औरंगजेब के समय में ये बात नहीं रही। एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस। जो रिवेन्यू इकट्ठा होता था वो तो कम था, और जो एम्परर था वो उनको सैलरी के रूप में ज़्यादा पैसा देता था। और उसकी वजह से सिर्फ यही थी कि जो मनसबदार की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जब ज़्यादा बढ़ गई थी तो उन्हें मतलब सैलरी के लिए पैसा लेने के वास्ते बहुत वेट करना पड़ता था। और इसका परिणाम क्या हुआ? जो जागीर हैं, जागीरदार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा
पैसा पब्लिक से रिवेन्यू के रूप में निकालना चाहते थे। और औरंगजेब जब ज़्यादा निकालेंगे तो ज़्यादा अत्याचार करेंगे, तो इसलिए लेकिन औरंगजेब इस बात को कंट्रोल नहीं कर पाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे ये अपने ऑफिसर को रिश्वत दे रहा है और यहाँ कैसे पुअर पीजेंट्स के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ ये लिखा हुआ भी है, ये शाहजहां के समय में ये सब हुआ। ये पहले में करप्ट ऑफिसर है और दूसरे में टैक्स कलेक्टर है जो पीजेंट्स को पनिशमेंट दे रहा है। इसके बाद नया था जब्त एंड जमींदार्स। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था मुगल रूलर्स का, वो था टैक्स, जो भी पीजेंट पैदावार करते थे उस पर टैक्स लगाते थे। और ज़्यादातर जगहों पीजेंट पे टैक्सेस थ्रू रूरल एलाइट्स। एलाइट्स का मतलब नॉबल्स, जो बड़े अमीर ऊंचे घराने के लोग होते थे, उनके माध्यम से टैक्स दिया जाता था। किसान उनसे लेते थे और जाके एम्पर को फिर पहुंचाते थे। दैट इज़ द हेडमैन, या तो हेडमैन होता था किसी गांव का बड़ा हेड, और या सरदार होता था। द मुगल्स यूज वन टर्म जमींदार, लेकिन सारे इन बीच वाले लोगों के लिए मुगलों ने एक शब्द यूज किया, वो था जमींदार। यानी कि जमींदार टैक्स इकट्ठा करेंगे और नोबल्स को देंगे, और नोबल्स फिर यानी कि जो मनसबदार थे वो जाके एम्पर को देंगे। अकबर रिवेन्यू मिनिस्टर, अकबर के रिवेन्यू मिनिस्टर से टोडरमल जो बड़े फेमस हुए हैं, उन्होंने कितनी क्रॉप की यील्ड का मतलब भी प्रोड्यूस होता है, कल्टीवेशन, पैदावार, उसका सर्वे करवाया। प्राइसेस का भी, एरिया कितना एरिया है, 10 ईयर्स में कितना एरिया को पे खेती हुई है, वो सब सर्वे करवाया। और उसके आधार पे टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। जो टैक्स था वो क्रॉप कैश में डिसाइड कर दिया। ईच प्रोविंस वर डिवाइडेड इनटू रिवेन्यू सर्कल। हर प्रोविंस को रिवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया। और जो रिवेन्यू सिस्टम था उसे कहते थे जब्त। ये सभी एरियाज में प्रचलित था, केवल गुजरात को और बंगाल को छोड़कर। इन सम एरियाज जमींदार एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर। जमींदारों की बहुत बड़ी पावर थी। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्रिव देम टू रिबेलियन। और जब कभी मुगल के शासक लोग उन पे बहुत अत्याचार करते थे तो वो विद्रोह कर देते थे। समटाइम जमींदार एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट, अगर पीजेंट्स यानी कि किसान भी और जमींदार भी एक ही कास्ट के हैं तो वो मुगल अथॉरिटी के विरुद्ध रिबेल कर देते। रिबेल का मतलब होता है विद्रोह करना, प्रोटेस्ट करना, यानी कि चैलेंज करना। अकबर ने अपने क्लोज फ्रेंड और कॉर्टियर, जिनमें एक अबुल फजल थे, उनको ये ऑर्डर दिया कि वो उनके राज्यकाल की हिस्ट्री लिखे। रेन का मतलब राज्यकाल, टेन्योर ऑफ रूल। अफजल ने 3 वॉल्यूम का मतलब तीन किताबें लिखी, जिसमें पहली थी अकबरनामा। फर्स्ट वॉल्यूम अकबर के पूर्वजों के बारे में थी। सेकंड में अकबर के रूल में जो भी इवेंट्स हुई, घटनाएं हुई, उनका रिकॉर्ड था। और थर्ड का नाम था आईने अकबरी। इसमें उनके शासन, घर, आर्मी, रिवेन्यू, टैक्स, जोग्राफी ऑफ हिज अम्पायर, उनके अम्पायर का कितना साम्राज्य था, इन सब को मेंशन किया है। अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल। नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। नूरजहां का क्या प्रभाव था, इन्फ्लुएंस कहते हैं प्रभाव, जहांगीर के कोर्ट में। नूरजहां का असली नाम था मेहरुनिसा। मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। और उनसे नूरजहां, यानी कि पूरे जहां, जहां का मतलब होता है दुनिया, और नूर का मतलब होता है ब्यूटी, यानी कि दुनिया की सबसे अच्छी ब्यूटी, ये उन्हें टाइटल मिला। वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल, वफादार थी, सपोर्टिव थी किंग की, यानी कि जहांगीर की। और ऑनर के रूप में जो भी जहांगीर ने सिक्के, सिल्वर के कॉइन्स बनवाए, उनमें एक साइड में तो एम्परर का होता था बियरिंग हिज ओन टाइटल, जो जहांगीर के टाइटल होते थे, और उसके दूसरे साइड में स्ट्रक इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां, ये लिखा होता था। जहांगीर अकबर सन described father's policy of सुलह कुल in the following words.
सुलह कुल उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी अकबर ने, तो जहांगीर ने उसके बारे में लिखा है, एज इन द वाइड एक्सपांस ऑफ द डिवाइन कंपेशन देयर इज अ रूम फॉर ऑल क्लासेस। वो कहते हैं कि जो भगवान का की कृपा है उसमें सारी क्लासेस, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी सभी धर्मों के अनुयायी हैं, सबके लिए जगह है। और इसीलिए उन्होंने देर बाद रूम फॉर, वो एक रूम उन्होंने बना रखा था जिसमें कि सभी धर्मों के, सभी विश्वास करने वालों के, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो सब प्रोफेसर आके मिलते थे और डिस्कशन करते थे। इसीलिए उन्होंने फिर यूनिवर्सल पीस यानी कि सुलह कुल, ये एक सिद्धांत निकाला था। द मुगल एम्पायर इन द 17th century and after, the administrative and military efficiency of Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity। क्योंकि मुगलों का जो शासन था, मिलिट्री एफिशिएंसी थी उनकी, सैनिक बहुत ज़्यादा कुशल थे, इससे उनके बहुत बिजनेस बढ़ा और जिससे प्रोस्पेरिटी, बहुत वेल्थ बढ़ी। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि कैसा यहाँ पर राज्य था। लेकिन ये एक साइड थी, दूसरी साइड ये भी थी कि बहुत गरीब लोग भी थे यहाँ पर। और इसके बाद डॉक्यूमेंट फ्रॉम 20th ईयर ऑफ शाहजहां रेन ये बताते हैं, हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ टोटल 8000 के 8000 मनसबदार थे पूरे, लेकिन उनमें से जो हाईएस्ट रैंकिंग थे वो केवल 445 थे। इसका मतलब था केवल 5.6%। और जो 16.5% थे टोटल नंबर के, उनको सैलरी देने के लिए भी और सैनिकों के लिए भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मुगल एम्परर्स और मनसबदार ने बहुत पैसा सैलरी पर और सामान पर वो खर्च करते थे, और जो गरीब थे वो बिल्कुल हैंड टू माउथ, यानी कि उनसे गुजारा भी नहीं चलता था, वो ऐसे रहते थे। The wealthier peasantry and artisan group, the merchant, the bankers profited in this economic world। ये ग्रुप थे पीजेंट्री, किसान लोग, आर्टिजन दस्तकार जो हथियार वगैरह बनाते थे, मर्चेंट्स व्यापारी, और बैंकर जो पैसे का लेन देन करते थे, बस यही प्रॉफिट में थे। द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय मुगल इलाइट का मतलब अमीर लोग, मेड दैम एन एक्सट्रीमली पावरफुल, इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए 17th सेंचुरी तक आते आते। लेकिन इसी के साथ मुगल एम्परर का डिक्लाइन यानी कि पतन शुरू हो गया। ही सर्वेंट एम्पायर, जो उनके सर्वेंट थे वो ज़्यादा पावरफुल बनने लगे और अपने अपने एरिया में, जैसे कि हैदराबाद का एग्जांपल दिया है, अवध का है, उन्होंने कमांड संभाल ली। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज ए मास्टर, वो कमांड तो उन्होंने संभाल ली लेकिन वो दिल्ली के बादशाह को ही अपना बादशाह मानते रहे। बाय द 18th century द प्रोविंस ऑफ एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़, लेकिन 18th सेंचुरी के आते आते उन्होंने अपना राजनीतिक रूप अलग बना लिया, दिल्ली से बिल्कुल अलग। आई होप कि लेसन समझ में आ गया होगा। इसकी मैं MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सबकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, उनको देखना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।